आज हम लोग जेपीएससी के पेपर 1 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम लोग मानव अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और हम जानते हैं कि जेपीएससी में मानव अधिकार से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत के सभी परीक्षाओं में मानव अधिकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग मानव अधिकार के इतिहास, पृष्ठभूमि और बेसिक समझ को देखेंगे और आने वाले वीडियो में बहुत ही डेप्थ तरीके से मानव अधिकार का संपूर्ण अध्ययन करेंगे ताकि 4 नंबर के प्रश्न आपके कंफर्म हो जाए। और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव अधिकार। मानव अधिकार को समझने से पहले हम लोग अधिकार समझते हैं कि अधिकार क्या होता है। अधिकार किसी भी व्यक्ति के सामाजिक जीवन की वह आवश्यकता है जिसके अभाव में किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। यानी किसी भी व्यक्ति की भौतिक और सामाजिक विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उस देश के नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करना चाहिए। अधिकार किसी भी देश का आधार स्तंभ माना जाता है। यानी अधिकार किसी भी व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता है। किस लिए? क्योंकि अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो मानव अधिकार क्या होता है? मानव अधिकार किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राकृतिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राकृतिक रूप से प्रदान किए जाते हैं और यह अधिकार, मानव अधिकार जो है, व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर किसी बच्चा का जन्म हुआ, चूँकि बच्चा मानव के रूप में जन्म लिया है तो इसलिए मानव होने के नाते उसे सारे के सारे मानव अधिकार जन्म से ही, जब बच्चा जन्म लिया उसी दिन से ही वो सारे अधिकार उसे प्राप्त हो जाएंगे। जैसे बच्चा जन्म लिया तो उसे सांस लेने का अधिकार मिल गया, उसे हंसने का अधिकार प्राप्त हो गया, उसे रोने का अधिकार प्राप्त हो गया, भोजन करने का अधिकार मिल गया, खाना खाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार उसे जन्म से ही मिल गए। तो मानव अधिकार को हमें किसी भी संविधान, किसी भी सरकार या किसी भी देश से मांगने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि हमारा जन्म एक मानव के नाते हुआ है, इसलिए मानव होने के नाते ये सारे अधिकार हमें जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन्हीं सारे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए या किसी भी व्यक्ति के भौतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो मानव अधिकार भी तो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या हुआ? मानव अधिकार को, पूरे के पूरे संपूर्ण मानव अधिकार को कभी भी संविधान में जगह नहीं दी जाती है, जबकि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के लिखित या अलिखित संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के संविधान, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, उस संविधान के द्वारा संरक्षित होते हैं। उस संविधान में इन अधिकारों का वर्णन होता है। तो वो सारे अधिकार जिसका चर्चा, जिसकी मान्यता संविधान में दी गई है, उन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों को मान्यता दिया गया है। तो ये जो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे संविधान में जितने भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाएंगे। तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में अंतर क्या है? इस अंतर को हम लोग समझते हैं, क्योंकि जब तक मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में अंतर को नहीं समझेंगे तब तक आगे के बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए डिफरेंस देखते हैं दोनों में। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो संविधान या राज्य के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। यानी मौलिक अधिकार नागरिकों को कौन देता है? उस देश के संविधान के द्वारा दिया जाता है। उस देश के संविधान या उस देश के द्वारा
मौलिक अधिकार जो होते हैं नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जबकि मानव अधिकार जो होता है किसी भी संविधान के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता व्यक्तियों को। मानव अधिकार व्यक्तियों को प्राकृतिक द्वारा प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक रूप से स्वतः ही मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, मानव होने के नाते प्राप्त हो जाते हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य या संविधान के द्वारा कानूनी रूप से प्रदान किया जाता है। यानी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उसके लिए हमारे संविधान में कानून बनाना पड़ता है। हमें कानून बनाकर हमारे संविधान में उस अधिकारों को शामिल किया जाता है। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वे व्यक्तियों को कानूनी रूप से प्रदान किया जाता है, जबकि मानव अधिकार जो है कानूनी रूप से प्रदान नहीं किया जाता। मानव अधिकार किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जन्म विश्व के किसी भी कोने पर हुआ है तो वह चूँकि मानव है, मानव होने के नाते उस व्यक्ति को जन्म से ही सारे के सारे मानव अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से संविधान के द्वारा दिया जाता है, जबकि मानव अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है, जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है। जबकि मौलिक अधिकार राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि मानव अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो मानव अधिकार के उल्लंघन होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार संविधान या राज्य के द्वारा अपने देश के नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो उस देश के नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी होते हैं जो विदेशियों को प्राप्त किया जाता है। अधिकतर जो मौलिक अधिकार होंगे वह उस देश के नागरिक को ही मिलेंगे, जबकि मानव अधिकार जो होते हैं चाहे व्यक्ति उस देश का नागरिक हो या व्यक्ति उस देश का नागरिक ना हो, अगर किसी भी बच्चे का जन्म विश्व के किसी भी कोने पर होता है, चाहे वह बच्चा उस देश का नागरिक है या बच्चा उस देश का नागरिक नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह बच्चा मानव है। मानव होने के नाते उसे मानव अधिकार जन्म से ही प्राकृतिक रूप से स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों में मूलभूत अंतर है। इसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार या मानव अधिकार का जनक किसे कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि मानव अधिकार का जनक कौन है या मौलिक अधिकारों का जनक कौन है, तो आंसर होगा ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन में अगर हम बात करें 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा जो था उस समय वो किंग जॉन था। किंग जॉन काफ़ी अत्याचारी राजा था, अपने जनता पर काफ़ी टैक्स लगाया हुआ था और बिना किसी अपराध के व्यक्तियों को, अपने नागरिकों को फांसी पर लटका देता था। तो राजा किंग जॉन के विरुद्ध वहाँ की जनता ने विद्रोह कर देता है और विद्रोह करने के बाद उस जनता के द्वारा एक दस्तावेज़ तैयार किया जाता है। तो जनता के द्वारा जो दस्तावेज़ तैयार किया गया उसी दस्तावेज़ को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह दस्तावेज़ जो है वो किंग जॉन को सौंपा जाता है। किंग जॉन जो है उस दस्तावेज़ में लिखे गए बातों को पढ़कर उस दस्तावेज़ को उठाकर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उस दस्तावेज़ों में राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। उस दस्तावेज़ों में राजा के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया था और उस दस्तावेज़ों के माध्यम से ब्रिटेन के नागरिकों ने अपने लिए अधिकारों की मांग राजा किंग जॉन से की थी। तो जब इन दस्तावेज़ों को उठाकर फेंक दिया जाता है तो यह विद्रोह हिंसात्मक रूप ले लेता है, उग्र हो जाता है यह विद्रोह। तो राजा का जो राजा था, किंग था, उसका सलाहकार एक था। सलाहकार के द्वारा राजा को सलाह दिया जाता है कि आप इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दीजिए, नहीं तो जनता आपको मार देगी। तो किंग जॉन ने वो जो दस्तावेज था जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, उस दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया।
तो उस दस्तावेजों के माध्यम से जो राजा के अधिकारों को सीमित किया गया और जनता को अधिकार प्रदान किया गया, तो यह मैग्ना कार्टा, यह दस्तावेज विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इसी दस्तावेज को मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी दस्तावेज को मौलिक अधिकारों का भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए अगर आपसे सवाल पूछे कि मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे, तो मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा उस दस्तावेज को कहेंगे जिस दस्तावेज पर ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने हस्ताक्षर किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों का जनक कौन है, आंसर होगा ब्रिटेन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में कौन शामिल किया, तो व्यवस्थित रूप से मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा देश है जिसने मौलिक अधिकारों को व्यवस्थित रूप से अपने संविधान में शामिल किया, आंसर होगा फ्रांस। लेकिन मौलिक अधिकार या मानव अधिकार का जनक कौन है, आंसर होगा ब्रिटेन। इसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं मानव अधिकार के इतिहास के बारे में। 1900 ईस्वी के बाद अगर हम बात करें तो मानव अधिकार पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इस बीच दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। पहला 1914 से 18 वर्ल्ड वार प्रथम, और दूसरा 1938 से लेकर 1948 विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। ये ऐसी घटनाएं थी जहां पर मानवता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया। ये दो ऐसी घटनाएं थी, इन घटनाओं पर सबसे ज़्यादा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया गया इन विश्व युद्धों में। उसके बाद 1945 ईस्वी में यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। और संयुक्त राष्ट्र का काम होता है कि जितने भी समस्याएं विश्व में हैं उस समस्याओं को समाधान किया जाए और आगे ऐसा युद्ध ना हो, इसके लिए कार्य किया जाए और विश्व के लोगों को, विश्व के देशों को एक मंच प्रदान किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र अपना कार्य आगे करता है। उसके बाद 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र के महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया। इस सार्वभौमिक घोषणा को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को यूएन का जो बैठक हुआ, 48 अनुच्छेदों वाला, 48 आर्टिकल वाला एक घोषणा पत्र रखा गया और विश्व के देशों से कहा गया कि आप मानव अधिकार को अपने देशों में लागू कीजिए और जनता को मानव अधिकार देने का प्रयास कीजिए। तो यह 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को यह जो बैठक हुआ, ये मानव अधिकार के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक था, क्योंकि इस बैठक में सर्वप्रथम मानव अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1948 के बाद बीच बीच में कई संधियां, बीच बीच में कई बैठक मानव अधिकार से संबंधित होते रहे। क्योंकि 10 दिसंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है, इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आंसर होगा 10 दिसंबर। आपसे पूछा जाएगा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कब किया गया, तो मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा जो है वो 10 दिसंबर 1948 को किया गया। इसके बाद 1991 में पेरिस में यूनाइटेड नेशन का एक बैठक बुलाया गया, पेरिस में संयुक्त राष्ट्र का एक बैठक बुलाया गया और इस बैठक में मानव अधिकार के नियमों का, मानव अधिकार के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया। क्योंकि पहली बार 1991 के पेरिस के बैठक में मानव अधिकार के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया। इन सिद्धांतों को पेरिस सिद्धांत कहा जाता है, पेरिस डिक्लेरेशन कहा जाता है, या इसी सिद्धांतों को पेरिस घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा
पेरिस डिक्लेरेशन कब हुआ? तो 1991 में पेरिस में जो बैठक हुआ उसी बैठक को पेरिस डिक्लेरेशन कहा जाता है, क्योंकि इस बैठक में मानव अधिकार के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया। और इसी पेरिस बैठक में कहा गया कि जितने भी सदस्य, जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, वो सारे अपने यहाँ मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, मानव अधिकारों के संरक्षित के लिए, मानव अधिकारों के प्रोटेक्ट करने के लिए अपने देश में एक आयोग का गठन करें, एक आयोग का स्थापना करें। यही पेरिस डिक्लेरेशन जो है, पेरिस का जो बैठक है, यहीं से मानव अधिकार आयोग का नींव पड़ती है। क्योंकि भारत भी यूएनओ का सदस्य हो गया था, इसलिए इस बात को मानते हुए भारत ने भी मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अपने यहाँ मानव अधिकार आयोग का स्थापना किया, ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्थापना किया गया। आगे हम लोग देखते हैं। तो चूँकि भारत यूएन का सदस्य थे, इसलिए भारत को भी मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भारत में मानव अधिकार आयोग का स्थापना करना था। इसलिए भारत में मानव अधिकार आयोग का स्थापना करने के लिए भारत ने संसद में 1993 में एक अधिनियम पारित किया गया। तो भारत के संसद में 1993 ईस्वी को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 पारित किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में 3 संस्थाओं का गठन किया गया। तो यह जो अधिनियम था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इस अधिनियम के धारा 3 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया। और इस अधिनियम के धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, यानी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया। और धारा 30 और 31 के तहत मानव अधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट्स कोर्ट का गठन किया गया। तो हमारा आगे का टॉपिक क्या है? हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और हम कुछ राज्य मानव अधिकार आयोग पर भी चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी, और यह वीडियो भी, यह लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग मैग्ना कार्टा के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्ना कार्टा से संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसे एक बार आप देख लीजिए। सारे प्रश्न यहीं से होंगे। अगर आपसे पूछा जाए मानव अधिकार या मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो 1215 में जो किंग जॉन के द्वारा जो दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया, इसी दस्तावेज को मानव अधिकार या मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन्हीं मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, तो हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति होती है, और 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने भारत के शासन को सुदृढ़ करने के लिए, अपने शासन व्यवस्था को भारत में मजबूती प्रदान करने के लिए एक कानून भारत के लिए लाता है। वो 1858 का भारत शासन अधिनियम होता है। हम जानते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया था और वायसराय के पद को स्थापित किया गया। 1858 के शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत में भारत सचिव नामक एक नए पद की स्थापना की जाती है, और इस अधिनियम के द्वारा भारत के जनता को कुछ अधिकार प्राप्त कर दिए जाते हैं। इसलिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीयों का मैग्ना कार्टा 1858 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीयों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, आप कहेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम को। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए
कि अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे, तो आंसर होगा अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा 1717 के फरमान को कहा जाता है। यह फरमान मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेज़ों को दिया गया था। इस फरमान के द्वारा अंग्रेज़ों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए थे, इसलिए इस फरमान को अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाए पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे, आंसर होगा 5 जून 1972 ईस्वी को पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 26 नियम पारित किए गए और यह बैठक स्टॉकहोम में बुलाया गया। तो 5 जून 1972 को पर्यावरण हेतु स्टॉकहोम सम्मेलन जो किया गया, इसी सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे अगर पूछे कि स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे, तो लॉर्ड रिपन 1881 का जो प्रस्ताव लाया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसी प्रस्ताव को स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे, तो चार्ल्स वुड के निर्देश पत्र जो 1854 पे पारित किया गया, इस निर्देश पत्र में भारत के शिक्षा पर प्रथम बार ध्यान दिया गया, इसलिए चार्ल्स वुड के निर्देश पत्र को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे आदिवासियों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, आंसर होगा आदिवासियों का मैग्ना कार्टा CNT एक्ट 1908 को कहा जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को कहा जाता है। तो ये थे हमारे मानव अधिकार के पृष्ठभूमि और इतिहास और मानव अधिकार का एक बेसिक समझ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द आने वाला पाठ आपके सामने लाया जाए। और ये जो मानव अधिकार है, आज हम लोग पृष्ठभूमि पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।